हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी, और अच्छी नहीं भी चल रही है तो उसको और अच्छा करने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है वो है हमारे ऐसे 10 इंपॉर्टेंट एजर्शन और रीजन का, जो कि हम अपने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के करने वाले हैं। हम ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के देख चुके हैं इंपॉर्टेंट एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। उसके बाद हमने टिश्यूज के भी इंपॉर्टेंट एजर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। लास्ट में हमने चैप्टर पढ़ा था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। तो लेट मी टेल यू, अगर किसी बच्चे का ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने ऑलरेडी इसका वन शॉट अपलोड कर दिया है वेदांतु क्लास 9 चैनल पे। तो अगर किसी ने वो वन शॉट नहीं देखा है तो वो वन शॉट जाके चेकआउट कर सकता है। जस्ट 20 मिनट्स में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वेदांतु क्लास 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। जल्दी से जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट से सॉरी अमेजिंग से सेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन की आज के इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन हैं। एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगी, जो मैं ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यू चैप्टर में बता चुकी हूं, लेकिन वापस से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा एक प्यारा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। क्योंकि भाई पढ़ाई करनी है मैम। दिवाली की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा। तो मन लगाने के लिए मैम लेके आई है आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशन कि द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। मतलब ये है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे, स्मार्ट और हार्ड वर्क नहीं करोगे, तब तक वो अच्छा वाला रिजल्ट का जो व्यू है, अच्छा वाला रिजल्ट का जो सपना है वो पूरा कैसे होगा रे बाबा। अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑलरेडी खुशी से फूले नहीं समाएंगे अब, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन की हमारे क्वेश्चंस होने कैसे वाले हैं। देखो एजर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें आपको ना इस तरीके के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, जिसको देख करके आपको एजर्शन और रीजन चेक करना है और फिर अपना आंसर नोट डाउन करना होता है अपनी आंसर शीट में। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या होता है, ये होता है कि दोनों ही बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मतलब हमारा एजर्शन का स्टेटमेंट भी और रीजन का स्टेटमेंट दोनों ही एकदम ट्रू होते हैं, और साथ साथ में जो रीजन हमारा दिया होता है वो एजर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको ये मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन आपको ये मिल सकता है कि अगेन दोनों ही एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू है, लेकिन जो रीजन है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एजर्शन का। मतलब कि जो रीजन उसने गिवन है वो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन वो हमारे एजर्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट तो आपके करेक्ट होंगे, ट्रू होंगे, लेकिन रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका एजर्शन का नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है कि एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है। ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ना वो खुद में स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रू और फॉल्स का जो स्टेटमेंट होता है ना, तो रीजन हमारा फॉल्स ही स्टेटमेंट है, वो कहीं से भी सही है ही नहीं। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिल सकता है कि एजर्शन आपका फॉल्स है लेकिन रीजन आपका ट्रू है। तो इस तरीके के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको ध्यान से एजर्शन को रीड करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे आप रीजन का आंसर दे सकते हो। चलो तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पब्लिक, ठीक है। आर यू गाइज रेडी फॉर द सेशन? गुड बॉयज। देखो तो एजर्शन बोल रहा है कि आर नेचुरल रिसोर्सेज आर डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ जी भाई, हमारे बहुत सारे हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत खराब होते जा रहे हैं। जैसे कि हमारी इतना ज्यादा इंटेंसिवली क्रॉप्स प्रोडक्शन की वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है। फर्टिलाइजर्स यूज करने की वजह से हमारे वाटर बॉडीज, सॉइल क्या हो रही है, पल्यूट हो रही हैं। पॉलिथीन्स
वगैरह प्लास्टिक मटेरियल जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं, इसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा क्या होता जा रहा है, पल्यूट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एजर्शन हमारा क्या हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहां से आप नेक्स्ट में पढ़ोगे रीजन, लेकिन रीजन पढ़ने से पहले लगा देना यहां पे बिकॉज। क्या लगा देना, रीजन पढ़ने से पहले यहां लगा देना बिकॉज ड्यू टू रिवोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। अब यहां पे रिवोल्यूशन का मतलब है, जो कि हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा था, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा था और येलो रेवोल्यूशन पढ़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया गया था। व्हाइट रेवोल्यूशन में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंटेंसिवली बढ़ा दिया गया था। और आपके येलो रेवोल्यूशन में हमारे ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया गया था। अब एक बात बताओ, क्रॉप का, मिल्क का, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही तो यूज कर रहे हैं। क्रॉप्स कहाँ ग्रो करती हैं, सॉइल में ग्रो करती हैं। ऑयल वाले जो सीड्स ग्रो करते हैं वो कहाँ, मस्टर्ड सीड्स, लिन सीड्स, वो कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में। सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो रही है, फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं तो सॉइल क्या हो रही है, पल्यूट हो रही है। अगर वो फर्टिलाइजर्स आपके वाटर बॉडी के साथ बह करके जा रहे हैं तो वाटर बॉडीज को भी पल्यूट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हाँ जी, ये रिवोल्यूशन की वजह से हमने इतना ज्यादा अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया इंटेंसिवली, का मतलब बहुत एक्सेस अमाउंट में, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एजर्शन भी ट्रू हो गया, ठीक है, और रीजन भी क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और ये क्या, रीजन भी हमारा क्या हो गया, एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या हो गया, रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो पूरा स्टेटमेंट एक साथ पढ़ती हूँ कि आर नेचुरल रिसोर्सेज आर डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज बिकॉज ड्यू टू रेवोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे थे, बहुत इंटेंसिवली यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, बोथ एजर्शन एंड रीजन करेक्ट है। और क्या है, रीजन भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। तो भाई इसी तरीके से पहले एजर्शन का स्टेटमेंट पढ़ना, रीजन का स्टेटमेंट पढ़ने से पहले उसमें बिकॉज लगा देना। और भाई अगर बिकॉज के आंसर में आपको बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे एजर्शन का। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पब्लिक, देख लेते हैं एक बार कि एजर्शन बोल रहा है इंटरक्रॉपिंग प्रिवेंट्स पेस्ट। हमने इंटरक्रॉपिंग पढ़ी थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक साथ बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे थे एक ही रीजन में, जिसमें हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और क्या पढ़ा था, इंटरक्रॉपिंग पढ़ी थी, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवा रहे थे एक डेफिनेट पैटर्न में एक ही क्रॉप के फील्ड में। और ऐसा हम क्यों करवा रहे थे, इससे हमें क्या हो रहा था, हमारा नुकसान कम हो रहा था, क्योंकि अगर गलती से एक क्रॉप हमारी कीड़ों की वजह से क्या हो गई, पेस्ट की वजह से खराब हो गई, तो हमारे पास दूसरी क्रॉप अवेलेबल रहेगी। और साथ साथ में ये होता था कि आपका अगर जो वीट का क्रॉप है, वीट के क्रॉप में जो पेस्ट है आपकी, वो पेस्ट आपके बाकी सारे अदर क्रॉप्स को अफेक्ट नहीं कर पाती है, एक पर्टिकुलर वो वीट के क्रॉप को ही अफेक्ट करेगी और किसी क्रॉप को नहीं अफेक्ट करेगी। तो हाँ जी, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि इंटरक्रॉपिंग हमारे पेस्ट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग रीजन, लेकिन उससे पहले हम लगा देंगे यहाँ पे बिकॉज। क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे हम बिकॉज प्लांट के जो पेस्ट हैं कैन बी कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली बाय देयर नेचुरल पैरासाइट एंड पैथोजेंस। यहाँ पे ना प्रीडेटर और प्रे का कंसेप्ट चला, यहाँ पे रीजन में प्रीडेटर और प्रे का कंसेप्ट चला। यहाँ पे जो प्रे हैं आपके वो है प्लांट के पेस्ट। अब अगर आप ऐसे पैरासाइट और पैथोजेंस उस जगह पे इंट्रोड्यूस करवा दोगे जो कि आपके प्लांट के पेस्ट को खा सकता है, तो क्या होगा, आपके पेस्ट जो है अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये इंटरक्रॉपिंग से कहीं भी रिलेटेड लग रहा है आपको स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ट्रू है आपका, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमारा एजर्शन का स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन कहीं से भी वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि हाँ इंटरक्रॉपिंग की वजह से हमारे पेस्ट कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग में
अपने नेचुरल पैरासाइट और पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं? बिल्कुल गलत। हम इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में 2 या मोर क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं। इसी वजह से हमें इकोनॉमिकली लॉस भी नहीं होता है और हमारे पेस्ट भी कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दोनों ही एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन जो है वो भी हमारा ट्रू है और रीजन जो है वो भी हमारा ट्रू है, लेकिन ये रीजन जो है हमारे एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या लगा करके, बिकॉज लगा करके। ठीक है, क्या लगा करके, हमें बिकॉज लगा करके अपने क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में? लेट मी ड्रिंक सम वाटर, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलो। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 3rd नंबर वाला, कि एजर्शन है एक पल्स क्रॉप ग्रोन इन अ टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स। आपके जो 2 सीरियल क्रॉप्स होते हैं ना, जो 2 सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनके बीच में, सपोज करो मेरी एक सीरियल क्रॉप 1 है और एक ये मेरी सीरियल क्रॉप 2 है। ठीक है, इसके बीच में मैंने एक पल्स की क्रॉप ग्रो करी। क्या करी? एक पल्स की क्रॉप ग्रो करी। सीरियल 1 और क्रॉप 2 के बीच में मैंने एक पल्स की क्रॉप ग्रो करी। ऐसा मैं इसलिए करती हूं क्योंकि ये जो सीरियल का क्रॉप है ये नाइट्रोजन बहुत यूज करता है। ये जो सीरियल का क्रॉप होता है ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। और ये भी सीरियल क्रॉप क्या करता है, नाइट्रोजन बहुत यूज करता है। अब नाइट्रोजन क्या होती है, इन्वायरमेंट में तो बहुत प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सॉइल में जब तक फिक्स नहीं करते हैं बैक्टीरिया तब तक आपके प्लांट्स डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन वो हमेशा सॉइल से ही यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो हाँ जी, आपका इसीलिए हमने 2 सीरियल क्रॉप के बीच में एक पल्स क्रॉप ग्रो करी, ताकि हमारे सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है, सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो क्या हो जाए, कम ना हो जाए। अब एक बात बताओ, सीरियल क्रॉप ने इतना सारा नाइट्रोजन यूज कर लिया, उसके बाद अगेन आप एक और सीरियल क्रॉप लगा दोगे तो इस सीरियल क्रॉप को नाइट्रोजन मिलेगा ही नहीं और उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, सीरियल क्रॉप के बीच में हमने पल्स की क्रॉप लगा ली। पल्स की जो क्रॉप होती है ना उसमें लिग्यूमिनस प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, लिग्यूमिनस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, राइजोबियम प्रेजेंट होता है उनकी रूट्स में। तो वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेकर के सॉइल के अंदर डाल देता है, फिक्स कर देता है। तो इस तरीके से पल्स क्रॉप ने क्या किया, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो कंटेंट था वो वापस से कंपेंसेट कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगेन आप इस पल्स क्रॉप के बाद कोई सीरियल क्रॉप ग्रो करोगे तो वो आराम से ग्रो हो जाएगी, उसको कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। तो हाँ जी, हमारा ये जो स्टेटमेंट हो गया वो ट्रू हो गया। और बिकॉज हम ऐसा इसलिए करते हैं, बिकॉज टू कंपेंसेट फॉर द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। भाई नाइट्रोजन जो हमारी सीरियल क्रॉप ने यूज कर ली थी उसके बीच में हमने पल्स क्रॉप इसीलिए ग्रो करी ताकि वो क्या हो जाए, नाइट्रोजन का कंटेंट वापस से सॉइल के अंदर ऐड ऑन कर ले और उसके लॉस को प्रिवेंट कर दे। तो हाँ जी भाई, क्या हो गया, रीजन और एजर्शन और रीजन दोनों ही हमारे स्टेटमेंट ट्रू है और साथ साथ में रीजन जो है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था हमारे एजर्शन का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया, कैसे सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चन? वेल डन। Moving ahead with the next question कि assertion different type of crops require different photo period। भाई देखो फोटो पीरियड होता है कि कितना अमाउंट में उस क्रॉप को सनलाइट चाहिए। कोई कोई क्रॉप्स ऐसी होती है जिनको सिर्फ 1 या 2 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है, कुछ बहुत क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है, मतलब 6 से 7 घंटे की क्रॉप चाहिए होती है। तो हाँ जी, आपके डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं उनका फोटो पीरियड भी अलग अलग होता है। बिकॉज अब रीजन हमें लगाना है क्या, बिकॉज फोटो पीरियड मींस ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट।
ऐसा क्यों है कि क्रॉप को अलग अलग फोटो पीरियड चाहिए होता है? क्योंकि फोटो पीरियड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होती है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? हाँ जी, फोटो पीरियड जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि सनलाइट का ड्यूरेशन क्या होता है, लेकिन क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना भाई। हमारी रिक्वायरमेंट है बायोलॉजी पढ़ने की और आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है? नहीं पूरी कर रहा है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही उनका फोटो पीरियड डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, रीजन हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या है? हमारा एजर्शन भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और साथ साथ में रीजन भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो क्या है, रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे क्रॉप की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उनका फोटो पीरियड, ना कि फोटो पीरियड की डेफिनेशन हमको यहाँ पे लिखनी है। तो एजर्शन और रीजन हमारा क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे एजर्शन का। रीजन जो है हमारे एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? बस इसी तरीके से आपको सारे अपने एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करने हैं? एजर्शन को रीड करो, चेक करो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है स्टेटमेंट तो भाई जाओ रीजन के ऊपर, लेकिन रीजन पढ़ने से पहले क्या लिखने का है, बिकॉज लिखने का है, और बिकॉज लिखने के बाद वो रीजन पढ़ो। तो अगर एजर्शन के आंसर में आपको रीजन मिल रहा है तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वरना वो क्या है, गलत है। ठीक है, आया समझ में? बस ऐसे ही इजी पीजी वेरी इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है अगेन आपका 5th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन। तो अब ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा 5th नंबर वाला क्वेश्चन। एजर्शन बोल रहा है हार्मफुल केमिकल्स प्ले वाइटल रोल इन प्लांट ग्रोथ। है भाई, हार्मफुल केमिकल्स बोला उसने, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं? ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया भाई। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। ऐसा किसने कहा? हम लोग हमेशा जब मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पढ़ते हैं तो एक ही डिसएडवांटेज हमारे फर्टिलाइजर का आता है कि फर्टिलाइजर के अंदर इतने सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट की क्वालिटी को भी खराब करते हैं, और साथ साथ में अगर वो केमिकल भरी क्रॉप्स को हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी क्या हो जाता है, वो केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, हमारी बॉडी में भी डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो स्टेटमेंट क्या हो गया, बिल्कुल ही फॉल्स हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया। समझे कि नहीं? ठीक है, चलो तो भाई एजर्शन तो हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे बिकॉज लगाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे एजर्शन को प्रूव करने के लिए ही रीजन दिया जाता है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे एजर्शन ही फॉल्स हो गया तो रीजन में आप बिकॉज लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ डायरेक्टली आपका रीजन पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर। भाई ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर नहीं आते जो उनको अलग अलग क्रॉप्स को रिक्वायर होते हैं। फर्टिलाइजर एक ही टाइप के आते हैं जिसमें हमारा वही मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गिवन होता है जो आपके हर एक क्रॉप्स को चाहिए होता है सॉइल के अंदर में से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हमारे दोनों ही एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, फॉल्स हो गए। यहाँ पे कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन का नहीं था, कोई ट्रू और फॉल्स हमें नहीं करना था। हमारे दोनों ही एजर्शन और रीजन क्या हो गए, फॉल्स हो गए। ठीक है, इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कि ग्रीन ग्राम जो होती है वो एक खारिफ क्रॉप होती है। हाँ जी भाई, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है कि जो ग्रीन ग्राम होती हैं वो हमारी खारिफ क्रॉप्स में ही आती हैं। अब अगर हम खारिफ क्रॉप्स की बात करें तो हम खारिफ क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी नोन एज मॉनसून
क्रॉप्स और मॉनसून क्रॉप्स, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो जून टू एंड ऑफ अक्टूबर रहता है। एंड अक्टूबर तक ये ग्रो करती हैं। जून में इनको बीज इनका बोया जाता है सॉइल के अंदर, और उनकी जो फसल की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई छटाई होती है, वो एंड ऑफ द अक्टूबर में होती है, ठीक है। और इनको हम मॉनसून क्रॉप बोलते हैं क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, और ये आपके मॉनसून सीजन में ग्रो करती हैं, जो कि आपका जून टू एंड ऑफ अक्टूबर रहता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं रीजन, लेकिन रीजन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना है, बिकॉज ग्रीन ग्राम कंप्लीटली ग्रोन इन द मंथ ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। भाई ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं उनको हम मॉनसून क्रॉप्स बोलते हैं, और वो हमारे जून टू अक्टूबर तक ग्रो करती हैं। क्या करती हैं, जून टू अक्टूबर। ग्रीन ग्राम हमारी खारिफ क्रॉप तो है, लेकिन वो सितंबर टू अक्टूबर नहीं ग्रो करती हैं, वो जून टू एंड ऑफ द अक्टूबर ग्रो करती हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एजर्शन जो हो गया वो स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीजन का स्टेटमेंट ही हमारा क्या है, फॉल्स है। हमारा रीजन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो क्या हो गया, हमारा एजर्शन जो है वो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, रीजन फॉल्स है। इसमें कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन का लॉजिक हमें लगाना ही नहीं था। अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं वो हमारी ग्रो करती हैं जून टू एंड ऑफ अक्टूबर, और यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, सितंबर टू अक्टूबर दिया है, तो माई मंथ ही गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का झंझट ही खत्म, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 7th नंबर वाला क्वेश्चन कि वीट इज अ राबी क्रॉप। वीट क्या है, राबी क्रॉप है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें, अगर हम राबी क्रॉप्स की बात करें तो राबी क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स होती हैं, विंटर क्रॉप्स होती हैं। कैसी होती हैं, दोज आर द विंटर क्रॉप्स, वो विंटर क्रॉप्स होती हैं आपकी, ठीक है। जरा मैं 2 मिनट पानी पी लूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर रही। ठीक है, तो वीट क्या है, हमारी राबी क्रॉप है, बिल्कुल करेक्ट है ये। लेकिन उसने क्या बोला, अब हम यहाँ लगा देंगे बिकॉज, रीजन पढ़ने से पहले, बिकॉज वीट कंप्लीटली ग्रोन इन द मंथ ऑफ सितंबर टू दिसंबर। बिल्कुल भी गलत है ये आपकी ग्रो करती हैं नवंबर टू अप्रैल तक। आपकी राबी जो क्रॉप्स होती हैं उनका मंथ होता है नवंबर टू अप्रैल। क्या होती है, नवंबर टू अप्रैल या फिर मई, किसी किसी बुक में आपको मई भी मिलेगा। तो नवंबर टू अप्रैल के बीच में आपकी राबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जो कि एक टाइप की विंटर क्रॉप्स हैं। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका मंथ जो है वही गलत दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट कि सितंबर टू दिसंबर के बीच में नहीं ग्रो करती हैं, वह नवंबर टू अप्रैल के बीच में आपकी राबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं। तो एजर्शन क्या हो गया हमारा, एजर्शन क्या हो गया, वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। लेकिन रीजन क्या हो गया, रीजन हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स है। क्या है, रीजन हमारा स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो उसका कुछ एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एजर्शन हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, जबकि रीजन हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। आया समझ में कि नहीं आया। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th नंबर वाला क्वेश्चन कि मैन्योर इंप्रूव द सॉइल कंडीशंस। हाँ जी, ये ट्रू है। हमारा जो मैन्योर है वो हमारे सॉइल की कंडीशन को, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, उसमें ह्यूमस ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करके, जो कि सॉइल में होना बहुत जरूरी है। बिकॉज in manure elements are not present in adequate proportion। हाँ भाई, स्टेटमेंट तो ट्रू है,
स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन एक में वो बोल रहा है कि सॉइल की कंडीशन तो इंप्रूव कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो भाई ये तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। मैन्योर के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम होती है और वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एजर्शन एंड रीजन, एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हैं, ट्रू हैं, लेकिन रीजन जो है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो आपके एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि मैन्योर के अंदर बहुत अच्छा खासा अमाउंट में ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एनिमल एक्सक्रीटा, आपका वेस्ट मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिनको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग करके या कंपोस्टिंग करके मैन्योर में कन्वर्ट करवाते हैं, वही आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन आपका ये जो रीजन है वो स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया कि एजर्शन और रीजन हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो रीजन है हमारा वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो हमारा रीजन जो है एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आया समझ में? गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिशरीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिशरीज का मतलब होता है जहां पे हम फिश का कल्टीवेशन करते हैं, फिशेस को ग्रो करवाते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उनके रिसोर्सेज में से उनको कैप्चर करके लेकर के आते हैं और उनको बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडियन पीपल्स हैं हु आर नॉन वेजिटेरियंस। भाई नॉन वेजिटेरियंस की फिश डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट मानी जाती है जिसमें वो फिश को इंक्लूड करते हैं। तो फिशरीज एक आपका एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें या तो आपके जो मछुआरे होते हैं वो फिशेस को ग्रो करवाते हैं एक नेचुरल पॉन्ड में जो आप खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड में, या फिर क्या करते हैं उन फिशेस को फ्रेश वाटर में से या सी वाटर में से कैप्चर करके लेकर के आते हैं, जिसको हम कैप्चर फिशरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फिशेस को वो बेच करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो भाई बिकॉज लगाओ फटाक से यहाँ पे, बिकॉज फिशरीज प्रोवाइड इनकम and employment to millions of farmers and fishermen particularly in the coastal states। coastal state का मतलब होता है कि जहाँ पे बीचेस वगैरह सी वाटर अवेलेबल रहते हैं। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों है? जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ये फिशरीज होती हैं, फिशरमैन इनको पकड़ करके बेचते हैं, बेच रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया होता है, तो ये उनका ऑक्यूपेशन होता है। तो ये कोस्टल स्टेट में पर्टिकुलरली मेन ऑक्यूपेशन रहता है क्योंकि वहां पे फिशेस की प्रेजेंस बहुत सारी होती है। यही फिशेस को वो पकड़ करके कैप्चर करके मार्केट में बेचते हैं क्योंकि वहां पे लोग खाते हैं ये फिशेस को, उनके डाइट में इंक्लूडेड रहता है। तो हाँ जी भाई, क्या हो गया, हमारा एजर्शन एंड रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन जो है वो हमारे एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है? हमारे एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और साथ साथ में रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे एजर्शन का। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10th नंबर। एजर्शन बोल रहा है कि क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर वेराइटीज ऑफ क्रॉप इन द सेम रीजन इन अ सीक्वेंशियल सीजन। हाँ जी, ये ट्रू है। हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, 2 या मोर क्रॉप्स को एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करवाते हैं एक सीक्वेंशियल रीजन, जैसे कि 1-2 क्रॉप्स हमने एक सीजन में ग्रो करवाई, फिर उसके नेक्स्ट सीजन में हमने दूसरी क्रॉप ग्रो करवाई जो सॉइल की कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है। हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज, इसका रीजन पढ़ लेते हैं,
because cauliflower and chili plants grown together in the alternating rows are example of crop rotation। जी बिल्कुल भी नहीं ऐसा, ना ही कॉलीफ्लावर ना ही चिली को हम एक साथ ग्रो करवाते हैं और ये क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट ही आपका फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है आपका, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनने का तो कोई चांस ही नहीं बैठता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एजर्शन तो ट्रू स्टेटमेंट है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, आया समझ में? So this was all about the 10 most important assertion and reason वाले questions जिनको लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर के assertion reason कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो अगर आपने सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ताकि आपसे कोई भी ऐसा अमेजिंग सा सेशन मेरा मिस आउट ना हो जाए। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे आपको कोई भी अगर सपोर्ट रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ये सारे आपके फेवरेट मास्टर एडुकेटर्स के अपने अपने शॉर्ट्स के चैनल है, जिसमें मेरा शॉर्ट का चैनल है ये, मैंने बहुत सारे आपके फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के ऐसे ही अमेजिंग शॉर्ट वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने 60 सेकेंड्स में चीज़ें रिवाइज करवाई हैं। तो मेक श्योर करना कि आप उसको भी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, वो भी सिर्फ 60 सेकेंड्स में। सेशन पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।